For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब आपने टेस्ट दे दिया होगा, और अगर नहीं दिया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करो, टेस्ट पेपर मिलेगा तुम्हें। तो वो टेस्ट पेपर दो, उसके बाद ही देखना, क्योंकि हम यहाँ पे आंसर डिस्कशन कर रहे हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टेस्ट का। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी। जनरल बोल रहा हूं इसका मतलब सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 75। स्पेशल बोल रहा हूं मतलब 124 के बाद वाले। चलो, ये टेस्ट हमने 24 मार्क का बनाया था और 40 मार्क्स के हिसाब से डिसाइड किया है कि 40 मिनट्स के अंदर आप लिख देंगे। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले हमें बताना है कि ये जो नीचे ए और बी कंडीशन दे रखी है, क्या ये बेलमेंट है? अब बेलमेंट समझने के लिए आपको बेलमेंट समझने के लिए आपको बेलमेंट के एसेंशियल एलिमेंट समझने पड़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या था कि ये जो ए और बी कंडीशंस हैं, क्या ये बेलमेंट हैं? तो आपने जाना बेलमेंट है या नहीं, उसके लिए आपको जाके पहले तो पढ़ना पड़ेगा बेलमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा बेलमेंट के एसेंशियल एलिमेंट। तो बेलमेंट के एसेंशियल एलिमेंट जल्दी से गुनगुनाएंगे। पहला कॉन्ट्रैक्ट, यानी ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसेशन, कैपेसिटी, फ्री कंसेंट, वो सब होना चाहिए। दूसरा, गुड्स डिलीवर्ड होना चाहिए। गुड्स दो टाइप से डिलीवर हो सकता है, एक्चुअली में दे दो या कंस्ट्रक्टिवली उसको दे दो। तीसरा, किसी पर्पस के लिए दिया गया होगा। फोर्थ, उसके पास उसका पोजेशन रहना भी चाहिए। मेरे हाथ में घड़ी है, मैं कह रहा हूं प्लीज के सेल चेंज कर दो, तो ये बेलमेंट नहीं है, क्योंकि घड़ी का पोजेशन मेरे हाथ में है। नेक्स्ट, काम हो जाने के बाद सामान रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक, ये इसके कुछ एसेंशियल फीचर्स थे। अब आपके दिमाग में अगर ये आंसर है, ये पॉइंट्स आपको पता है, तो आंसर करना बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 1, आकांक्षा पार्क कर रही है अपनी गाड़ी पार्किंग लॉट में, लॉक कर दिया और चाबी अपने पास रख ली। इसका मतलब गाड़ी वहां खड़ी तो है, लेकिन सामने वाला बंदा गाड़ी को हिला डुला, यानी पोजेशन का कंट्रोल आकांक्षा के हाथ में है। इसका मतलब आप बताओ आंसर क्या होने वाला है? नो, यहां बेलमेंट नहीं है। सामान रखा होने का मतलब पोजेशन आपके पास है, ऐसा नहीं है। पोजेशन कब आपका होगा? गाड़ी अभी मेरे हाथ में ही है, तो चाबी अभी आकांक्षा के पास ही है। इसका मतलब अभी तक पूरी रूप से गाड़ी नहीं डिलीवर की है, पोजेशन नहीं है उसके पास। दूसरा पार्ट, सीजर ऑफ गुड्स बाय कस्टम अथॉरिटी। क्योंकि आपने कस्टम टैक्स नहीं पे किया होगा, तो कस्टम वालों ने आपके प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया। क्या किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए जब्त किया? क्योंकि आपने टैक्स जमा, आप जिस दिन टैक्स जमा कर दोगे वो आपका सामान रिटर्न कर देंगे। क्या डज इट अमाउंट टू बेलमेंट? यस, क्योंकि उनके पास क्या चला गया है? पोजेशन। वो सामान के साथ कुछ भी कर सकते हैं। कब तक? अपने पास रख लेंगे। कब तक? जब तक आप उनका टैक्स नहीं चुका देते। तो ये बेलमेंट है, क्योंकि आप पोजेशन एक्चुअली में गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, सारा को जॉब पे रखा एज अ कैशियर, मंथली सैलरी 50,000 बाय एबीसी बैंक 3 साल के लिए। लेकिन बैंक ने क्या बोला, सारा तुमने कुछ गड़बड़ी खराब कर दिया तो सारा ने कहा कोई बात नहीं है, मैं शुभमन को ले आती हूँ, वो श्योरिटी दे देगा मेरे लिए। तो 9 मंथ्स के बाद बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही खराब हो गई और बैंक ने सारा के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट किया। पहले कितने कॉन्ट्रैक्ट था? 50,000 का। अब कितने का किया? 40,000 का। लेकिन ये बात किसको नहीं बताई? शुभमन को। शुभमन ने क्या सोच के गारंटी दी होगी कि अगर मैं इसकी पैसे चुकाऊंगा तो बाद में किससे ले लूंगा? सारा से इंडemnify। लेकिन सारा की सैलरी कितनी हो गई? 40,000। सैलरी तो और कम हो गई, यानी इंडेमनिफिकेशन लेते समय दिक्कत आ सकती है। तो बाद में पता चला कि सारा तो पहले दिन से ही पैसे का मिस एप्रोप्रिएशन कर रही थी जिस दिन से उसका अपॉइंटमेंट हुआ है। और सैलरी कितने महीने बाद चेंज हुई है? 9 महीने बाद। तो आप बताइए, क्या शुभमन की लायबिलिटी होगी? अगर सारा पैसे नहीं देगी तो क्या शुभमन को पैसे देने पड़ेंगे? सर 9 महीने तक तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड चला है। बोलो हाँ। तो एज पर सेक्शन 133 अगर कोई वेरिएशंस आती है टर्म्स में, वेरिएशंस कब आई है?
9 मंथ्स के बाद। तो जिस दिन वेरिएशन आती है और बिना श्योरिटी से पूछे आप वो वेरिएशंस कर देते हो, तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है सब्सिक्वेंट टू सच वेरिएंस, यानी वेरिएंस होने के बाद से, सब्सिक्वेंट से। तो 9 महीने तक जो भी पंगा किया है सारा ने, उसकी लायबिलिटी किसको चुकानी पड़ेगी? श्योरिटी को। और 9 महीने बाद के लिए शुभमन लायबल नहीं है। तो शुभमन लायबल किसके लिए? फर्स्ट 9 मंथ्स के लिए, लेकिन उसके बाद के मिसअप्रोप्रिएशन के लिए वो लायबल, क्योंकि सैलरी क्या हो गई थी? वेरी कर गई थी। और वो वेरी किससे पूछ के किया था? बिना शुभमन को बताए। तो श्योरिटी को ये बात पता होनी, उसको इस बात में कंसेंट देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज एक बार ध्यान लगा के फिर से पढ़ लो। यहाँ क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि मनीष है, मनीष के हालात बताया जा रहा है कि मनीष एक माइनर है, उसने अपने पेरेंट्स को लूज कर दिया कब? कोविड-19 में। पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड है मनीष का, बहुत डिफिकल्टी फेस कर रहा है टू मेंटेन हिज लाइवलीहुड। तो उसने सोहेल को, एक ग्रोसरी शॉपकीपर को पकड़ा कि भाई तू मुझे कुछ ग्रोसरी आइटम सप्लाई कर दे एंड टू वेट फॉर सम पीरियड फॉर रिसीव हिज ड्यूज। लेकिन सोहेल इस बात से एग्री नहीं करता। सोहेल कहता है कि मैं तेरे को उधार पे सामान दूंगा, बाद में तूने पैसा नहीं चुकाया तो, और जो तू सामान ले रहा है ये नेसेसरी भी नहीं है, ग्रोसरी है बट नेसेसरी नहीं है, तो मैं तेरे से सेक्शन 68 के तहत इस पर क्वासी कॉन्टेक्ट भी नहीं ले पाऊंगा। तो मिस्टर गणेश, जो कि एक लोकल पर्सन था और मेजर था, 18 से ऊपर था, उसने बोला मैं इस बच्चे की गारंटी देता हूं, अगर ये बच्चा पैसे नहीं दे पाया सोहेल, तो ये पैसा तुम मुझसे ले लेना और मेरे भरोसे पे आप इसे ग्रोसरी सप्लाई कर दो। फ्यू मंथ्स के बाद मनीष ने सोहेल का पैसा नहीं दिया, तो सोहेल ने किसको अप्रोच किया? गणेश को। और गणेश से बोला भाई तूने गारंटी दी थी, चल इसके गारंटी का पैसा दे। गणेश रिफ्यूज कर देता है 2 कंडीशंस पे। कंडीशन 1, पहली बात तो ये कहता है कि तूने जो भी सामान दिया वो माइनर को दिया, मुझे तो दिया नहीं, और अगर मुझे कुछ मिला नहीं है तो मैं गारंटी किस बात की दूं? यानी इफ देयर इज नो कंसेशन देयर इज नो गारंटी। दूसरा पॉइंट, वो कह रहा है मैंने गारंटी किसके लिए दी है? बच्चे के लिए, और बच्चे के साथ जो तेरा कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके लिए मैं गारंटी दूंगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो वाइड ही हो जाएगा। तो इसमें आपने स्पेशल बातें पढ़ रखी हैं बेलमेंट के अंदर। क्या? सॉरी, बेलमेंट कह रहा हूं, गारंटी के अंदर क्या? कंसिडरेशन नाम का एक टॉपिक पढ़ा था आपने एसेंशियल्स में। उसमें क्या पढ़ा था? जरूरी नहीं कि जो क्रेडिटर है वो श्योरिटी को ही कुछ दे। अगर क्रेडिटर ने श्योरिटी के कहने पे कुछ प्रिंसिपल डेटर को दिया है, तो हम ऐसा मानेंगे कि वो किसको दिया है? श्योरिटी को दिया है। ओके, इनडायरेक्टली अगर श्योरिटी लोन का पैसा देगा तो श्योरिटी किससे ले सकता है? प्रिंसिपल डेटर से। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय प्रिंसिपल डेटर, अगर क्रेडिटर ने ग्रोसरी किसको दी है? माइनर को, मनीष को, इज सफिशिएंट कंसिडरेशन टू द श्योरिटी फॉर गिविंग द गारंटी। हम मानेंगे कि वो सोहेल ने सामान गणेश के कहने पे दिया, इसका मतलब वो गणेश के लिए क्या माना जाएगा? कंसेशन। और हम अलग से पढ़ चुके हैं, अगर माइनर है कौन? प्रिंसिपल डेटर, और क्रेडिटर ने कोई सामान माइनर को दिया है, तो उस केस में उसके लिए कौन लायबल होगा? श्योरिटी। ये बात अलग है, श्योरिटी बाद में किससे इंडेमनिफिकेशन नहीं ले पाएगा? माइनर से, बट वो लायबल रहेगा। तो इस केस में बताओ कि गणेश को पैसे देने पड़ेंगे? द आंसर इज यस। गणेश क्या रहेगा? लायबल रहेगा। तो गणेश को इसके पैसे देने पड़ेंगे, यानी गणेश की जो अपनी कंटेंशन थी कि कंसिडरेशन नहीं है, बच्चे के लिए गारंटी दी है, उसकी कंटेंशन इनवैलिड है, उसकी दलील अमान्य है, क्योंकि उसको तो पैसा देना पड़ेगा। क्वेश्चन में और वो ट्विस्ट लाते हैं, क्या बोलते हैं? कह रहे हैं मान लो मनीष प्रिंसिपल डेटर भी बच्चा और गणेश जिसने श्योरिटी दी वो भी बच्चा। अब बताओ अब क्या होगा? यानी माइनर की गारंटी कौन दे रहा है? माइनर। तो हम पढ़ चुके हैं कि जो श्योरिटी है वो माइनर नहीं हो सकता, बाकी कोई भी हो जाए बट कौन नहीं हो सकता? श्योरिटी माइनर नहीं हो सकता। अगर ऐसा केस है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वाइड। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को वाइड की तरह ट्रीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज हमें डिफरेंस बिटवीन बता दो बेलमेंट और प्लेज के बीच। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताओ डिफरेंस बिटवीन क्या है बेलमेंट और प्लेज के बीच। बेलमेंट में हम जो सामान देते हैं किसके लिए देते हैं? एक पर्पस होता है, वो पर्पस अकम्प्लिश हुआ, सामान वापस कर। एक पर्पस के लिए दिया है, आप किसी और पर्पस के लिए सामान को यूज नहीं कर सकते। क्योंकि प्लेज में सामान कैसे देते हैं? एज अ सिक्योरिटी, क्योंकि लोन लिया है हमने आपसे या कोई परफॉर्मेंस देनी थी, तो हमने अपना सामान आपके पास गिरवी रखवा दिया, आप उस सामान के साथ कुछ भी नहीं करेंगे, वो बस एज अ
सिक्योरिटी दिया गया है। पार्टीज, यहाँ पे जो पार्टीज होती है उनको बोलते हैं बेलर बेली, और प्लेज में जो पार्टीज होते हैं उनको बोलते हैं पॉनर पॉनी। यहाँ जो पर्पस है वो पहले से स्पेसिफाइड है, यहाँ पे वो पर्पस सिक्योरिटी है। बेलमेंट आप पढ़ चुके हैं, कंसेशन भी हो सकता है और बिना किसी कंसेशन के भी हो सकता है। जो विद कंसेशन होता है उसे हम बोलते हैं नॉन ग्रेटिटोस बेलमेंट, और जो गिफ्ट में दिया हुआ सामान होता है कुछ टाइम को यूज करने के लिए उसे क्या बोलते हैं, ग्रेटिटोस बेलमेंट। बट जब हमने प्लेज में अपना सामान गिरवी रखवाया होगा तो सिंपल सी बात है, हमने उससे कुछ लिया होगा, या तो परफॉर्मेंस या कुछ पैसे। तो पैसे लिए हैं इसलिए सामान गिरवी रखवाना पड़ा, यानी हमारा कॉन्ट्रैक्ट कमर्शियल नेचर का होगा, यानी हमेशा वहां क्या होगा, कंसिडरेशन। बेलमेंट में बेली के पास कोई राइट नहीं है सामान को सेल करने का, हाँ बट बेली लीन कर सकता है, कब तक, जब तक उसे पैसे ना मिल जाए। आप पढ़ चुके हो दो टाइप के लीन होते हैं, पर्टिकुलर लीन और एक जनरल लीन। जबकि पौनी, अगर मैंने बैंक से लोन लिया था स्कूटी के लिए और स्कूटी का पैसा नहीं चुका पाता तो बैंक आके मेरी स्कूटी सेल कर सकते हैं, तो पौनी इस केस में सेल भी कर सकता है, जबकि बेली सिर्फ लीन कर सकता है। इसके अलावा क्या बेली सामान को यूज कर सकता है, हाँ, ताकि उसे स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया है तो वो सिर्फ उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज कर पाएगा। बट पॉनर, अगर पौनी को कोई गुड्स दे रहा है तो पौनी उस सामान को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उस सामान यूज करने के लिए नहीं, एज अ सिक्योरिटी दिया है। तो जिस बच्चे ने 6 से ज्यादा पॉइंट लिखे, 6 पॉइंट लिखे होंगे, मैंने उसको 4 दिया होगा। जिसने कंजूसी करके 4 ही पॉइंट लिखे, मैंने उसके कुछ मार्क्स काट लेने। सेफर साइड सारे लिखो, एग्जाम तक जाते थे कुछ लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 5, भूपेंद्र ने बोरो किए कितने रुपए, 3 लाख अतुल से। भूपेंद्र ने अतुल से ही कह दिया, भाई तू मेरा एजेंट बन जा, मेरी जमीन बेच दे, मैं तेरे को अपनी जमीन बेचने के लिए ऑथराइज करता हूं एज अ एजेंट, और तू उसमें से अपने 3 लाख रुपए काट लियो, वसूल कर लियो, क्योंकि मैं 3 लाख तो दे नहीं पा रहा, तो तू मेरी जमीन को बेच दे और बेच के अपना 3 लाख निपटा ले, और जो बचे पैसा वो मुझे दे दियो, यानी तेरे को मैं जमीन बेचने के लिए ऑथराइज करता हूं। आफ्टरवर्ड भूपेंद्र रिवोक कर देता है एजेंसी। तो पहला क्वेश्चन ये, क्या प्रिंसिपल अपनी एजेंसी जिसको उसने एजेंट बनाया है क्या रिवोक कर सकता है? आज आप मेरे एजेंट हो, कल आप मेरे एजेंट नहीं हो, हाँ, क्या रिवोकेशन पॉसिबल है? हाँ, बट सेक्शन 202 में, यानी जहां पे एजेंसी इरिवोकेबल हो जाता है, वो कौन सा केस है, जहां एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट है। यानी यहां पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ें तो अतुल का इंटरेस्ट है सामान को बेचने में, लैंड को बेचने में। क्यों? अतुल के 3 लाख अटके हुए हैं, तो अगर अतुल का इंटरेस्ट है सामान, जमीन को बेचने में, सामान को बेचने में, तो उस केस में आप एजेंसी रिवोक नहीं कर सकते। कब तक? जब तक अतुल का इंटरेस्ट खत्म नहीं हो जाता। यानी अतुल का इंटरेस्ट कितने रुपए का है? 3 लाख का। तो अब वो क्वेश्चन यही पूछा, क्या रिवोकेशन ऑफ एजेंसी हो सकता है? अगर भूपेंद्र ने अतुल को एजेंट बनाने से मना कर दिया तो क्या पॉसिबल है? तो आपको पहले ये कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए। कौन सा सेक्शन? जहां क्या लिखा है, वेयर द एजेंट हैज हिमसेल्फ एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। तो अतुल का ऑलरेडी इंटरेस्ट है जमीन को बेचने में। क्यों? उसके 3 लाख अटके हुए हैं। तो एजेंसी कैन नॉट बी रिवोक्ड इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, पहले से मेंशन ना हो तो एजेंसी कैन नॉट बी रिवोक्ड, कैन नॉट बी टर्मिनेट टू द प्रेजुडिस ऑफ द इंटरेस्ट। यानी वो आप एजेंसी की पोस्ट से उसको हटा नहीं सकते, यानी वो पहले आपका सामान बेचेगा, अपने पैसे रिकवर करेगा, अब आप उसे फर्दर अगर और भी कुछ चीजों के लिए एजेंट बनाया था तो अब आप उस एजेंसी को क्या कर सकते हो? रिवोक। तो आंसर क्या है इसका? द रिवोकेशन ऑफ एजेंसी बाय भूपेंद्र इज, क्योंकि सेक्शन किस सेक्शन से मैच करता है? 202 से। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, राहुल एक ट्रांसपोर्टर है जिसको एक ड्यूटी दी गई है कि तू ट्रांसपोर्ट कर टोमेटोज रूरल एरिया से और किसके पास पहुंचा दे? नहीं, अश्विन ने तो उसको हायर किया है, तो उसको कहां पहुंचा दे? सिटी में पहुंचा दे। सिटी में मेरा कोई बंदा होगा या मैं ही पहुंच जाऊंगा, मैं बेच दूंगा। तो अश्विन कौन हो गया यहाँ पे? प्रिंसिपल। और राहुल क्या हो गया? एजेंट। राहुल किस पर्पस का एजेंट है? ट्रांसपोर्ट। लेकिन हैवी रेनफॉल होने की वजह से राहुल वॉज स्ट्रेंडेड। अब बहुत सारे बच्चे ना क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते इस वर्ड पे अटक जाते हैं, कहते हैं स्ट्रेंडेड क्या होता है सर? तो आई से ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में कोई ऐसा वर्ड डाल दे जिससे आप परेशान हो, लेकिन आप खुद सोचो, स्ट्रेंडेड वर्ड पढ़ के आप क्वेश्चन पे रुक रहे हो या आगे बढ़ रहे हो?
अब वो क्या समझ आया, हैवी रेन से क्या समझ आ रहा है, कुछ रुकने जैसा होगा। लाइन को पूरा पढ़ो। राहुल वॉज स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब असहाय हो गया, वो मूव नहीं कर पा रहा। क्यों मूव नहीं कर पा रहा, क्योंकि दुबई में हैवी रेनफॉल हो गई, मैं फ्लाइट से कहीं जा ही नहीं सकता, मैं दुबई में अटक गया फॉर मोर देन 2 days। तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, असहाय, मूव करने के लिए असहाय। और ये मूव करने के लिए असहाय क्यों है, रीजन दे दिया, ड्यू टू हैवी रेन। उसको समझ आ गया टोमेटो और दिन अगर नहीं रखूंगा तो टोमेटो पैरिश हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, इसलिए उसने नियर बाय मार्केट में टोमेटो बेच दिए, लेकिन सस्ते में बेच दिए। क्या अश्विन रिकवर कर सकता है लॉस राहुल से? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आप एक बात पढ़ के बैठे हो कि ये जो एजेंसी है वो कैसी एजेंसी है, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड? इम्प्लाइड। इम्प्लाइड में भी कौन सी, एजेंसी बाय नेसेसरी। नेसेसरी वाली एजेंसी कब आती है, वो भी आपको पता है कब आती है, जब वो उस पोजीशन पे है कि बात नहीं कर पा रहा, एक्चुअल कमर्शियल लॉस है, बोनाफाइड काम किए, जैसा वो खुद के लिए करता वैसे ही रीजनल प्रैक्टिस यूज किए, और पोजीशन उसके हाथ में था। तो उसने इस सब बातों का ध्यान रखते हुए एम्प्लॉय को बचाने के लिए टमाटो की वैल्यू तो 0 हो जाती, एटलीस्ट 10 का टमाटर 8 का तो बेचा, 8 का तो लॉस से बचाया। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि एजेंट के द्वारा किए हुए किसी भी काम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रिंसिपल। तो ये एजेंट क्या टोमेटो बेचने के लिए रखा था? नहीं। किसके लिए रखा था? ट्रांसपोर्टेशन के लिए। बट क्या वो सेल कर सकता है? हाँ, क्योंकि कैसी कंडीशन आ गई थी, इमरजेंसी वाली। और इमरजेंसी में अगर किसी ने आपको बचाने के लिए कुछ किया है और आप बाद में उसी को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दें, ये तो नहीं ठीक है। तो उसका लॉस के लिए प्रिंसिपल एजेंट को लायबल नहीं ठहरा सकता। राहुल की एक्ट कैसी थी, इमरजेंसी वाली। एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस उसने अश्विन को बचाने के लिए काम किया, तो अश्विन केस करके अपना बचा हुआ जो लॉस है वो रिकवर, ये किस सेक्शन से मैच खाता है, सेक्शन 189। और 189 में हमने क्या पढ़ा था, एजेंट अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी। हाँ, द पॉइंट इज, ये थे हमारे 6 क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के थे। उम्मीद करता हूँ आपने जो आंसर्स लिखे वो मेरे द्वारा दिए हुए सजेस्टेड आंसर से मैच कर दोगे। मेरे द्वारा सजेस्टेड आंसर से मेरा मतलब है आईसीआई के द्वारा दिए हुए सजेस्टेड आंसर।